ये गाइस आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त नीरज लेकर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को। साथियों, आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, जिनके लिए मैं आपको एक ट्रिक से भी बताऊंगा। साथियों, आप चाहें किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु अकेडमी पर, जहां हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने का वादा। जी हाँ साथियों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए। देखते हैं साथियों, सबसे पहले ग्रीन हाउस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीन हाउस के बारे में। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, देखते हैं। इसके लिए मैं ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए समझिए साथियों क्या है कि जैसे एक ये क्या है, एक घर टाइप का है। ठीक है, इसे बोलेंगे हम क्या, तो ग्रीन हाउस। ठीक है, क्या होता है साथियों ग्रीन हाउस? ये साथियों ठंडे प्रदेशों में पौधों को उगाने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, इनकी जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं? शीशे की होती हैं। ये दीवारें हैं कैसी होती हैं? शीशे की होती हैं। ठीक है, ये दीवारें क्या करती हैं, तो ये सूर्य से आने वाले जो लघु तरंगदैर्ध्य विकिरण होता है उसके लिए इस हरित ग्रह में प्रवेश करने देती हैं। जिससे क्या होता है साथियों, इस हरित ग्रह के अंदर का तापमान, इस हरित ग्रह के अंदर का तापमान ज़्यादा बना रहता है बाहर के तापमान से, जो कि पौधों के अनुकूलन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो साथियों क्या, ये एक हरित ग्रह है जो कि ठंडे प्रदेशों में बनाए जाते हैं। अब जो हमारी पृथ्वी है वो जो है इसी तरीका ही कुछ काम करती है। समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस के बारे में। अब देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो देखते हैं साथियों ये क्या है। तो साथियों मैं आपको बताऊं, जो हमारी पृथ्वी है वो एक ग्रीन हाउस घर की तरह जो है कार्य करती है। ठीक, ग्रीन हाउस की तरह कार्य करती है। ठीक है, इसमें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या बना लेती हैं, एक चादर के रूप में बना लेती हैं। जैसे कि आप जो है फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये एक क्या बना लेती हैं, एक चादर के रूप में बन जाती है पृथ्वी के चारों तरफ। ये गैसें कौन कौन सी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC, ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो है गैसें इसमें पाई जाती हैं। मीथेन भी है। ठीक है, तो साथियों ये गैसें क्या करती हैं, ये गैसें जैसे कि ग्रीन हाउस में जो ग्रीन हाउस की क्या थी, शीशे की दीवारें थी, ये उसी तरीके का काम करती हैं। क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगदैर्ध्य विकिरण होता है उसके लिए पृथ्वी की सतह तक आने देती हैं। लेकिन जो पृथ्वी से उत्सर्जित दीर्घ तरंगदैर्ध्य अवरक्त किरणें होती हैं, ठीक है, दीर्घ तरंगदैर्ध्य अवरक्त किरणें जो होती हैं उनके लिए ये जो है बाहर अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं। कौन? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी का तापमान जो है अंतरिक्ष के तापमान से थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए अनुकूलन भी है। अब साथियों यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के चारों तरफ ना हो तो पृथ्वी का तापमान कम हो जाना चाहिए। जी हाँ साथियों, अगर ये ग्रीन हाउस गैसें हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ना हो तो पृथ्वी का तापमान गिर जाएगा और कितना पहुंच जाएगा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि बात साथियों ये निकल करके आती है, ग्रीन हाउस गैसें हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जरूरी हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है साथियों कि आखिर अब दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है कि हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात करते हैं। हमारे इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे सम्मेलन होते हैं, है ना, कई सारे संगठन ऐसे बन चुके हैं जो कि ये बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम कीजिए। तो साथियों क्या है कि जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसें हैं पृथ्वी चारों तरफ, वो पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखती हैं, है ना, जो हमारे लिए अनुकूल है ना, पृथ्वी पर जीवन के लिए और पेड़ पौधों को उगने के लिए अनुकूल है। ठीक है, तो साथियों बात क्या आती है कि अगर इनका जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ जाए, यानी कि अब देखते हैं आप जैसे कि पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी औद्योगिक क्रियाएं हो रही हैं ना, वाहन चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा है वो पृथ्वी के चारों तरफ बढ़ती जा रही है ना। अब जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पृथ्वी के चारों तरफ बढ़ जाएगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, कि ये ज़्यादा अवरक्त किरणों के लिए अवशोषित कर लेगी, जो पार्थिव विकिरण है उनको ज़्यादा अवशोषित करेगी, और ज़्यादा अवशोषित करेगी तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी का तापमान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि कितना होना चाहिए वैसे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड ये होना चाहिए। लेकिन क्या है, जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये ज़्यादा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम जानते हैं, वैश्विक तापन से। ठीक है, तो साथियों ये क्या है कि ग्रीन हाउस गैसें अगर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है।
तो अब देखते हैं साथियों कि क्या है ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। और साथियों प्रश्न पूछा जाता है आपसे कई बार कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस ऐसी है जो जो है ज़्यादा पार्थिव विकिरण के लिए अवशोषित करती है, या फिर प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है या फिर है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सी है ग्रीन हाउस गैस, और इनके लिए हम ट्रिक से भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों चलते हैं और आगे देख लेते हैं क्या तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए हम देखेंगे। ठीक है, इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक के लिए आप याद रखेंगे जिससे आपको सभी ग्रीन हाउस गैसें याद हो जाएंगी। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, तो इसमें एक है O3, ठीक है O3 है, एक CH4 है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ठीक है, ये क्या है ग्रीन हाउस गैसें हैं। साथियों इसमें क्या है, जैसे ये ओजोन जो है ना, तो ओजोन क्या है आपके लिए कहीं कहीं इसके लिए SF6 नाम की एक गैस मिलती है, कहीं कहीं ये भी दे रखी है और कहीं कहीं O3। तो क्या है ये दोनों गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन क्या है कि अब जो है SF6 का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किस पर, तो ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, तो कितनी गैसें हैं ये, कुल 6 गैसें हैं। ठीक है, इनके लिए देख लेते हैं एक ट्रिक से कि कौन सी हैं ये 6 गैसें। ठीक है, ट्रिक देखेंगे आप क्या है, ओ मीना कल काजल लगाना, ये है एक सेंटेंस, एक लाइन जिसके लिए आप याद रख लेंगे, जिससे आपके लिए सभी ओजोन जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सभी आपको याद इजीली हो जाएंगी। क्या है, ओ मीना कल काजल लगाना। तो साथियों ये आप ट्रिक के लिए ध्यान रखिए। और साथियों क्या है, इसमें वीडियो में हम अभी कुछ क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, है ना, और आपके लिए इजीली जो है पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं साथियों क्या है कि ओ से हो जाएगी आपकी ओजोन गैस O3, है ना, जिसका एटॉमिक फॉर्मूला क्या है O3 होता है। ठीक है, और मी से हो जाएगी आपकी मीथेन। ठीक है, ये कहाँ से उत्सर्जित होती है मीथेन गैस, तो ये जानवरों के पेट में बनती है, धान के खेतों में बनती है, और जहाँ पर दलदली जगह जो होती है वहाँ पर मीथेन गैस का उत्सर्जन साथियों ये होता है। ये प्रेशर भी साथियों कई बार पूछा गया है ना कि मीथेन गैस सामान्यतः कहाँ पर पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे कहाँ पर बताई मैंने, ये जानवरों के पेट में बनती है ना, इसी तरीके से धान के जो खेत होते हैं उनमें, और जहाँ भी दलदली वाली जगह होती है वहाँ पर मीथेन गैस बनती है। ठीक है साथियों, तो आगे देख लेते हैं क्या है, ना से क्या हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, और कल से हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि किससे निकलती है तो फ्रिज से निकलती है ना, रेफ्रिजरेटर से निकलती है। और का से हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, CO2 किससे हो जाएगा, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि विभिन्न प्रकार के वाहनों से निकलती है, कोयले के जलने से निकलती है ना। और जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प ये होती है आपकी छठी गैस H2O। ठीक है, ये क्या होती है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस होती है, कौन सी H2O। ठीक है, तो साथियों ये 6 गैसें हैं, आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कितनी, 6 गैसें। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्या है हमारे ग्रीन हाउस के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखते हैं साथियों इसके सम्मेलन देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है प्रोटोकॉल अब तक हो चुके हैं, जिसमें ये हमने कस्में खा रखी हैं सभी देशों ने मिलकर कि हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं ये। तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल हुआ था वो कौन सा था, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, जो किसके लिए हुआ था, CO2 के लिए, यानी कि क्या हुआ था कि CO2 के उत्सर्जन को कम करने की सभी देशों ने मिलकर कस्में खाई थी। ठीक है, किसमें, क्योटो प्रोटोकॉल में। ये कहाँ पर हुआ था साथियों, ये हुआ था आपका जापान में, और कहाँ पर, टोक्यो में। ठीक है, कहाँ पर, जापान की राजधानी टोक्यो में ये हुआ था। कब हुआ था ये, 1997 में। ठीक है, 1997 में हुआ था ये। इसमें क्या बात हुई थी कि ग्रीन हाउस गैसों की हम पहचान करेंगे, और क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसें भूमंडलीय ताप को बढ़ा रही हैं उसके लिए हम कम करेंगे। और कितना कम करेंगे, तो 1990 के स्तर का जो था उसमें भी कितना, 5% कटौती कर देंगे, है ना। क्या हुआ था कि 1990 में जितना भी कार्बन उत्सर्जित हो चुका है उसके और हम जो है कितना कर देंगे, 5% उसमें भी और कटौती कर देंगे, जो 1990 के स्तर का था। ठीक है, ये बात इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में कही गई थी। ठीक है, तो साथ ही प्रश्न आता है आपका कि कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक तापन से संबंधित है, तो कौन सा आता है आपका आंसर, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, सबसे पहला है ये। और भी साथियों कुछ महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, उन्हें आप देख लेंगे। अगला है आपका बाली सम्मेलन। ठीक है, कौन सा है, बाली सम्मेलन। ये साथियों कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2007 में। ठीक है, 2007 में हुआ था। इसमें क्या बात हुई थी कि
कि ग्रीन हाउस गैसों की जो उत्सर्जन की दर है वो 2050 तक, है ना, 2050 तक हम क्या कर देंगे, जो 2000 का स्तर का था कार्बन उत्सर्जन, है ना, ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन 2000 के स्तर का था, वहां तक हम लाने की कोशिश करेंगे। कब तक? 2050 तक। ये बात किस में कही गई थी? तो ये बाली सम्मेलन में आपके कही गई थी, ठीक है। और इन्होंने क्या बात कही थी कि कार्बन प्रदूषण जो है उसके लिए हम समाप्त करने की प्राथमिकता की कसम हम खाते हैं। ये बात किस में कही गई थी? बाली सम्मेलन में। एक और सम्मेलन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, क्या है? कोपेनहेग सम्मेलन, ठीक है। ये कब हुआ था साथियों? तो ये हुआ था आपका 2009 में। इसमें साथियों क्या है, आपकी सने पूछी जाती है कि कौन सा सम्मेलन कब हुआ था। साथियों सभी सम्मेलन मैं नहीं लेकर के आया हूँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनता है, उनके लिए मैं आपको लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो ये कब हुआ था? इसमें कब हुआ था? ये 2009 में। क्या बात कही गई थी इसमें? कि विकसित और औद्योगिक जो राष्ट्र हैं, जो विकसित हैं, जैसे कि यूएसए, है ना, ये विकसित हैं, जापान इत्यादि ये देश विकसित हैं, तो इसमें क्या गई थी, और जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, जैसे कि जिनमें इंडस्ट्रियल ज़्यादा है, जैसे कि यूएसए, चीन वगैरह और जापान वगैरह, है ना, तो ये देश क्या है, क्या करेंगे कि 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती करेंगे। ये बात कब कही गई थी? तो कोपेनहेग सम्मेलन 2009 में। और क्या बात कही गई थी? कि हम कम कार्बन अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। ये बात कब कही गई थी? तो साथियों इसमें क्या है, कम कार्बन अर्थव्यवस्था क्या है, कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे जिसमें कार्बन का उत्सर्जन कम हो, चाहे हमारे लिए थोड़ा बहुत नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम कम कार्बन अर्थव्यवस्था को ही अपनाएंगे। ये बात किसमें कही गई थी? तो कोपेनहेग सम्मेलन में, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक काफ़ी कुछ मिला हुआ, जानने को समझ में आया होगा, है ना। तो अब देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के आखिर कारण कौन कौन से हैं, है ना। तो कारणों में हम देखते हैं कि क्या है, औद्योगिक कारण है, सही बात है, और नगरीकरण। अब नगरीकरण साथियों क्या है कि जैसे नगरीकरण में क्या है, अब आप देखिए, नगरीकरण अगर आप करोगे तो यानी कि आपके लिए विभिन्न चीज़ें चाहिए होंगी, चाहे आपके वो ईंटें हों, चाहे आपका कोई भी रॉ मटेरियल से बनने वाली चीज़ें हों, है ना, तो उनके लिए शोधन करने की आवश्यकता होती है, जिसमें फैक्ट्री की लगाने की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं बात वही आती है कि आप फैक्ट्री के लिए चलाओगे, जिसमें आप जो है तेल का, है ना, जो हमारी डीजल है, पेट्रोल है, उनका प्रयोग करोगे, या फिर क्या है, आप कोयले का प्रयोग करोगे, है ना, तो क्या होगा, कार्बन का उत्सर्जन होगा, जो कि ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है ना। और क्या है, उपभोक्तावादी अगर संस्कृति को हम अपनाएंगे तो भी, है ना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा, है ना। क्या है कि हम उपभोक्ता, यानी कि क्या है कि हम चीज़ों की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, उनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा महसूस अगर हम करेंगे तो उनका हमें जो है उत्पादन ज़्यादा करना होगा, है ना। और क्या है, वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं, है ना, वही जीवाश्म ईंधन कौन से हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, है ना। और वनों का विनाश, अगर हम वनों का विनाश करेंगे तब भी ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती जाएंगी। कैसे साथियों, ये कैसे है, जैसे आप जो है वनों के लिए काटोगे, ठीक है, तो क्या है, वन क्या करते हैं, हमारे वन करते हैं CO2 का अवशोषण। अब वन अगर कट जाएंगे तो CO2 का अवशोषण नहीं होगा, जिससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। और क्या है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उपाय, इन्हें आप साथियों पढ़ लो, है ना। क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को नियंत्रित करना आज की आवश्यकता बन चुकी है ना, क्या है, ताकि वैश्विक तापन में दुष्प्रभावों से बचा जा सके, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के उपाय, ठीक है। आगे देख लेते हैं कौन कौन से और एक आध उपाय हैं साथियों। ये यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा नहीं जाता है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो मैं आपके लिए बता दिया। अब हम देख लेते हैं साथियों क्या, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए डिस्कस करेंगे, है ना, कि आपने क्या पढ़ा है और कितना सीखा, वो वाली बात जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए साथियों क्या है कि प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। साथियों इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्योटो प्रोटोकॉल होना चाहिए, ये आप जोड़ लो, ठीक है, क्योटो। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है बताइए, क्या नस्ल संरक्षण से है, ऑप्शन बी में जलवायु परिवर्तन से है, या फिर औषधीय पौधों से है, या फिर नम भूमि संरक्षण से है, किसका, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध, ठीक है। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कैसे साथियों, जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जलवायु परिवर्तन होगा, है ना। तो ये दूसरे रूप में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से एक कौन कारक नहीं है, ठीक है, विश्व ऊष्मायन के लिए यानी कि वही ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना। तो कौन सा कारण नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन ए है वाहनों से निकली गैस, ऑप्शन बी है पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी है भट्टियों से निकली गर्म हवा, और डी है रसोई गैस। तो कौन सा कारण नहीं है ये आपके लिए बताना है। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आंसर।
फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न आपका यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है ना, और यू टेट में भी पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि अब देखिए आप यहाँ पर वाहनों से जो निकलने वाली गैस है जैसे कि CO2 है ना, तो ये तो क्या है विश्व उष्मायन में यानी योगदान देती है अपना, है ना। और भट्टियों से निकली जो गर्म हवा उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और जो रसोई में जलती गैस है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन पौधों से जो गैस निकलती है उसमें कोई कार्बन नहीं होता, यानी पौधों से निकलती कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए आवश्यक है और जो हमारे लिए कोई भी नुकसान नहीं देती है और हमारे लिए श्वसन के लिए आवश्यक है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। क्या है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए है N2O, ऑप्शन बी है साथियों, क्या ऊपर नीचे हो गए उन्हें आप एडजस्ट कर लेंगे। एक ऑप्शन है CO2 और अगला ऑप्शन है CO और डी ऑप्शन है CH4। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर। साथियों आप देख सकते हैं ये प्रश्न भी आपके यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है, फरवरी 2014 में, ठीक है। तो साथियों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो N2O हमने पढ़ा क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। CO2 हमने पढ़ा क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और CH4 भी हमने पढ़ा क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसे क्या बोलते हैं हम, दमा घोटू गैस के नाम से हम इसे बोलते हैं, ठीक है। किसके नाम से, तो दमा घोटू गैस के नाम से CO2 के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं प्रश्न नंबर अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है हीलियम, और अगला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, और डी ऑप्शन है मेथेन। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों। हीलियम जो है, हीलियम जिसका प्रतीक क्या होता है He, ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन CH4 ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे। ऑप्शन ए है वृक्षों द्वारा, ठीक है, अगला ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, और अगला ऑप्शन क्या है, मछलियों द्वारा, और डी ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश द्वारा। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप ये प्रश्न भी आपका जो है पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के लिए हम कैसे कम कर सकते हैं, बताइए, वृक्षों द्वारा, है ना। वृक्षों के लगाने से हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन के लिए हमें उत्सर्जित करके देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, वृक्ष यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड CO, नाइट्रस ऑक्साइड NO, और अगला क्या है फ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, और मीथेन जिसके लिए हम क्या बोलेंगे CH4, ठीक है, CH4 होगा यहाँ पर CH4। और क्या, गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान क्या है। आपके लिए यहाँ पर ये बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है, ठीक है। और अब ये क्या है साथियों, CO2 है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, CO नहीं है, ये है आपका CO2, और CFCS CH4 है यहाँ पर ये, और N2O। साथियों टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है ना, आप कर लेंगे एडजस्ट। ये क्या है, N2O, बाकी आप सब में कर लेंगे। ये CO जहाँ पर लिखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा CO2, और जहाँ पर CH लिखा है वहाँ CH4, ठीक है, और जहाँ NO लिखा है वहाँ N2O हो जाएगा, ठीक है। साथियों आपको पता होगा जो क्या है N2O है, इसके लिए हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो साथियों मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है वो होती है आपकी CO2, ठीक है। CO2 सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आता है CH4 का नाम, ठीक है, CH4 होती है दूसरे नंबर पर, और फिर होती है N2O, ठीक है, N2O होती है फिर, और फिर इसके बाद कौन सी होती है, तो CFCS, ठीक है, CFCS जो नाम की गैस है वो होती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। CO2 सबसे ज़्यादा, फिर CH4, फिर N2O, और फिर CFCS, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। बताइए, ऑप्शन ए है वाहनों से निकली गैसें, बी है पेड़ पौधों से निकली गैसें, और सी है भट्टियों से निकली गैस गर्म हवा, और डी है रसोई गैस। साथियों ये डबल आ गया है प्रश्न, कोई बात नहीं है, आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेड़ पौधों से निकली गैसें। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है यूपी टेट में। ऑप्शन ए है फोन में, सी है डेसीबल में, और बी है डेसी में, और डी है डेसीमल में। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। फ्रेंड्स ये आपका कब पूछा गया है, नवंबर 2000, ठीक है, सन पड़ा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये आपका नापा जाता है कब, इसमें, तो डेसीबल में, ठीक है। आप याद रखेंगे डेसीमल ना होकर क्या होता है डेसीबल, ठीक है, डेसीबल यहाँ पर आपका आंसर
हो जाएगा। कोई बात नहीं साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए मैं लेकर के आ गया था, बाकी ये टॉपिक से तो हालांकि संबंधित नहीं है, बाकी मैं आपके लिए ये भी पढ़ा दूंगा, है ना। ठीक है साथियों, आप जो है कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताइए कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही आए हैं ना, और कितना आपको समझ में आया। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए है वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है, बी है सौर विकिरण के परावैंगनी अंश को अवशोषित करती है, और सी है संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, और डी है सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। तो साथियों मैंने आपको बताया कि क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए क्या ये परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, या फिर संपूर्ण सौर विकिरण को, या फिर जलवाष्प को। तो साथियों आपको पता होगा परावैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करती है, तो आपकी होती है ये O3। ठीक है, वो किस में आती है हमारी, वो जो आती है ओजोन परत में, यानी कि हमारी रक्षा करती है वो परावैंगनी किरणों से। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बढ़ाती है ना, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो करती है अवरक्त अंश को अवशोषित, है ना, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को वो अवशोषित करती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद कर लें आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं या फिर हैं। ठीक है, एक है या फिर दो कथन आपके जो सत्य हैं वो आपके लिए बताना है। ठीक है, कथन 1 में क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का माध्य ताप -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। दूसरा है ग्रीन हाउस गैसों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा विनियमित किया जाता है। बताइए साथियों कूट 1 में क्या है, मतलब ऑप्शन 1 में क्या है कि केवल 1 सही है, बी में केवल 2 सही है, डी में क्या है ना तो 1 और ना ही 2 सही है, और जो सी ऑप्शन है उसमें है कि 1 और दोनों सही है। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा मैंने आपको बताया कि अगर ग्रीन हाउस गैसें ना हो तो पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, ये सही है, यानी एक कथन आपका सही है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है, मतलब जो प्रतिबंध लगाता है, ये सही है या गलत है बताइए। तो मैंने आपको बताया क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, बाली सम्मेलन बताया मैंने आपको, और मैंने बताया कोपेनहेग सम्मेलन, जो किस क्या करते हैं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात करते हैं। लेकिन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो हमारा क्या करता है, ओजोन संरक्षण की बात करता है। कौन, ग्रीन हाउस गैस में, ये कौन सा, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल O3 है ना, ओजोन परत के संरक्षण में बात ये करता है। लेकिन क्या है यहाँ पर हमें देखना है ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कथन दूसरा गलत है और एक सही है, यानी कि ऑप्शन आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। जल प्रदूषण, बी है मृदा प्रदूषण, और सी है वायु प्रदूषण, डी है ध्वनि प्रदूषण। तो साथियों आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साथियों वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विश्व उष्मायन में कौन योगदान देता है, तो वायु प्रदूषण। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है धुआं और कुहासा, बी है वाहनों से निकलने वाली गैस, सी है जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, और डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उम्मीद करते हैं साथियों आपके लिए यहाँ पर बहुत सारा जानने को मिला होगा। बने रहिए साथियों हमारे साथ और सीटेट की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।